हेलो दोस्तों। देखिए, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। देखिए, जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद में कुछ शक्तियाँ, कुछ राजवंश उभर कर के भारत में आने लगे। और वहीं कुछ जो वंश, और इसी समय को हम मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल कहते हैं इसी समय को। और इसमें मौर्योत्तर काल में हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे शूगवंश के बारे में, उसके बाद में कण्वंश के बारे में, और सातवाहन वंश और वाकाटक वंश के बारे में। सॉरी, पीछे। हाँ, तो इसमें हम बात जो करने वाले हैं वो आज शोगवंश, कण्वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश के बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम इसमें कलिंग के चेदी राजवंश के बारे में भी बात करेंगे। और इस तरह से हमारे मौर्योत्तर काल का कुछ पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल, देखिए 187 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल में मगध सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्राह्मण साम्राज्यों, शूंग, कण्वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, इनका उदय होता है। क्योंकि ये सभी, इसे जो ब्राह्मण साम्राज्य, इनको ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। इसमें जो पहला वंश देखेंगे हम, शुंग वंश देखेंगे, उसके बाद में कण्वंश, तीसरा हम देखेंगे सातवाहन वंश और चौथा हम देखेंगे वाकाटक वंश। अब हम इनके जो पुष्यमित्र शुंग है वो शुंग वंश के संस्थापक हैं। शुंग वंश, कर्ण वंश के हैं वासुदेव, सातवाहन वंश के हैं सिमुख, और वहीं वाकाटक वंश जो है उसके हैं विनय शक्ति। तो इस तरह से हम इनके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही जो बात करेंगे इसमें हम कलिंग के चेदी राजवंश के बारे में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुंग वंश, तो इसके जो संस्थापक हैं, वो है पुष्यमित्र शुंग। राजधानी विदिशा है। और देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो हम याद रखेंगे कि जो शुंग वंश की जो स्थापना की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और ये कब की थी? जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, तो बृहद्रथ की हत्या करके ही शुंग वंश की स्थापना की गई। इसमें देखिए, वाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। और पुष्यमित्र एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो ये भी याद रखेंगे कि कट्टर ब्राह्मणवादी था। देखिए, एक प्रमुख घटना यवनों का आक्रमण, यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य गार्गी संहिता तथा कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र में मिलता है। और यवन विजय के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो यवन को जीतने के बाद में 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराता है। और इसमें इसका जो पुरोहित होता है वो पतंजलि होते हैं। तो पतंजलि जो होते हैं वो अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित होते हैं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टधाई पर महाभाष्य की रचना की है। तो पाणिनि ने, देखिए इसमें यहाँ पर 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, 2 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, पाणिनि की तो अष्टधाई और पतंजलि की महाभाष्य, तो 2 हैं ये। तो पाणिनि की अष्टधाई लिखी है और पतंजलि का महाभाष्य, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसी समय में, यानी कि पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश के समय में ही पतंजलि ने
पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है और यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और उन्हीं यज्ञों में जो पुरोहित का काम किया था, जो पुरोहित हैं, उसमें पतंजलि हैं। ये पुष्यमित्र शुंग है। चलिए देखिए, हिंद यूनानी शासक मिनांडर को हराया। तो किसने हराया? इसने पुष्यमित्र शुंग ने ही हिंद यूनानी जो शासक है मिनांडर, इसको हराता है। और सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण, तो सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया जाता है। सांची का जो स्तूप है, उस पर रेलिंग का निर्माण, इनकी बाहर की तरफ जो गोल है, वहाँ पर जो रेलिंग जो बनी हुई है, उस रेलिंग का जो निर्माण करा था, वो सांची के स्तूप में जो रेलिंग का निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने ही कराता है। और संस्कृत भाषा और ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुद्धार, और इसी के समय में पुष्यमित्र शुंग के काल में ही, पुष्यमित्र शुंग के समय पर ही संस्कृत भाषा और ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुत्थान होता है। इसके लिए भी इसे जाना जाता है। देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। ये जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि सांची स्तूप की रेलिंग का निर्माण कराता है और सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण कराता है, तो वहीं हम एक तरफ देखते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें हम पाते हैं कि जो पुष्यमित्र है वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा उत्पीड़क है, क्योंकि पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया था तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी की थी संभवतः। और इसी तरह से पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का जो श्रेय है वो पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। अब देखते हैं हम अगला, नेक्स्ट जो हमारे वो जो शासक हैं वो है अग्निमित्र। तो देखिए, अग्निमित्र जो है वो शुंग वंश का दूसरा राजा और संस्थापक जो पुष्यमित्र है, पुष्यमित्र के ये बेटे यानी कि पुष्यमित्र का पुत्र भी है। कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र का पात्र, तो जो अग्निमित्र है, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है, वो कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, इसका एक पात्र है। इसमें एक पात्र के रूप में भी इसे बताया गया है कि ये इसका पात्र है। देखिए मालविकाग्नि मित्रम। नेक्स्ट आता है भागभद्र। देखिए, भागभद्र जो है ये शुंग वंश का 9वां शासक है और यूनानी राजा एंटियोक्लिडस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा, जिसने यहाँ भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा में वासुदेव के सम्मान में बेशनगर गरुड़ ध्वज की स्थापना की। तो भागभद्र के समय में ही जो ये भागभद्र है वो शुंग वंश का 9वां शासक है और यूनानी राजा एंटियोक्लिडस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर यहाँ भारत भेजता है, जिसने यहाँ भागवत धर्म है उसको ग्रहण कर लेता है उसे, और विदिशा में वासुदेव के सम्मान में बेशनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। तो ये गरुड़ ध्वज है जो बेशनगर। देखिए, अब बात करते हैं हम कण्वंश की। तो कण्वंश के जो संस्थापक है वो है वसुदेव, और इसने वसुदेव है और वसुदेव ने जो
शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या कर दी थी और उसकी हत्या करने के बाद में इसने कर्ण वंश की स्थापना की। देखिए शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। देखिए वसुदेव ने 9 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद में कर्ण वंश में 3 शासकों ने शासन किया, जिसमें भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा हैं। तो ये 3 शासक थे जिन्होंने वसुदेव के बाद में शासन किया। और अंतिम शासक सुशर्मा, देखिए अंतिम जो शासक है सुशर्मा, इसी की हत्या करके शिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो जो शिमुख था वही सातवाहन वंश का संस्थापक था, जिसने कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसने सातवाहन वंश की स्थापना की। जिस तरह से जो देवभूति था, देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। सातवाहन वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जो संस्थापक है वो शिमुख है और जो इसकी जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान यानी कि पैठण, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देखिए यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब आंध्र वंश के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए इसमें जो पुराण हैं, जो हमारे पुराण हैं, पुराणों में आंध्र तथा अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है। तो इसी तरह से आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि पुराणों में से आंध्र और अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। इसी कारण इसको हम आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। देखिए आंध्र वंश की सबसे अधिक जानकारी जो मिलती है हमें, वो मत्स्य पुराण और वायु पुराण से प्राप्त होती है। सबसे अधिक जो जानकारी प्राप्त होती है हमें सातवाहन वंशों के बारे में, आंध्र वंश के बारे में, वो हमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण से प्राप्त होती है। देखिए सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत तथा लिपि जो थी इनकी ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि है और भाषा जो है इनकी वो प्राकृत है। सातवाहन वंशों की राजकीय। सातवाहन वंश के बारे में बंग के प्रमुख शासक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सातकर्णी को पढ़ेंगे, हाल को पढ़ेंगे और गौतमीपुत्र सातकर्णी, यक्षश्री सातकर्णी, इन सब के बारे में आज हम इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिमुख के बारे में। जो शिमुख है वो सातवाहन वंश का शासक है, संस्थापक है, जिसने कर्ण वंश के जो अंतिम शासक है सुशर्मा की हत्या कर दी। उसके बाद में सातवाहन वंश का संस्थापक बना। तो सातवाहन वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो शिमुख को ही जाता है। और एक जैन अनुश्रुति है जो ये बताती है कि बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण शिमुख ने अपने शासनकाल के दौरान कराया था। हालांकि अपने शासनकाल के दौरान वह अंतिम दौर में वो अपने रास्ते से भटक गया था और वो इतना क्रूर हो गया था कि उसको उसके पद से हटा देते हैं और उसकी हत्या भी कर दी जाती है। तो ये एक जैन अनुश्रुति है जो कहा गया है कि ये जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर, इनका निर्माण इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था। लेकिन ये अपना जो शासनकाल था उसके अंतिम समय में रास्ते से भटक गया और ये इतना क्रूर हो गया था कि इसको फिर इसे पद से हटा दिया और हटाने के बाद फिर इसकी हत्या भी कर दी गई। देख कान्हा या कृष्ण, देखिए बाद में किसके बाद में? शिमुख के बाद में 18 वर्षों तक उसके छोटे भाई कान्हा यानी कि कृष्ण ने
शासन किया और साम्राज्य का विस्तार करना उसके शासन का प्रमुख उद्देश्य रहा। इसके शासनकाल के बारे में नासिक से प्राप्त एक अभिलेख में जानकारी मिलती है। देखिए सातकर्णी, नेक्स्ट हम सातकर्णी। तो सातकर्णी जो आता है वो कृष्ण के बाद, तो कृष्ण या कान्हा जो है उसके बाद में सातकर्णी आया और ये सातकर्णी जो है इस वंश का महान शासक है, बहुत ही प्रतापी और बहुत महान शासक है। देखिए कृष्ण के बाद में शिमुख का पुत्र सातकर्णी सिंहासन पर बैठा और वह एक महान विजेता और अपने वंश का एक प्रतापी शासक था। महाराष्ट्र के महारथी त्रिणकीरों की कन्या नागनिका से विवाह कर अपना प्रभाव बढ़ाया। तो इसने महाराष्ट्र के जो महारथी थे त्रिणकीरों की पुत्री नागनिका से इसने शादी की और अपने प्रभाव बढ़ाया। तो इस तरह से ये एक प्रथा से चली आ रही थी कि सभी जो भी अपना विस्तार कर रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वो अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे और उसी के का फ़ायदा उठा करके वो अपने साम्राज्य को भी बढ़ा रहे थे। तो दक्षिणापथ के अनेक राज्यों को आंध्रों के अधीन किया और 2 बार अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी कराया। तो ये भी है कि जो सातकर्णी ने ही 2 बार अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा का आरंभ। तो ब्राह्मणों को जो भूमिदान की जो प्रथा का जो प्रारंभ किया था वो सातकर्णी के शासनकाल में, सातकर्णी के समय पर ही किया गया था। और अब हाल के बाद हाल देखते हैं। जो हाल है देखिए ये 17वां शासक है। हाल जो है ये सातवाहन वंश का 17वां शासक है और इसके बारे में एक प्राकृतिक ग्रंथ है, एक गाथा सप्तशती की रचना जो की थी वो हाल ने की थी और इसमें 700 श्लोक हैं। क्योंकि हाल के दरबार में ही बहुत गुणाढ़ निवास करते थे, बहुत जो गुणाढ़ थे वो निवास करते थे जिनमें व्रत कथा कोश की रचना भी की थी जिसने। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम हाल के बारे में। देखिए एक प्रसिद्ध कवि, शासक, विद्वान और एवं विद्वानों का आश्रयदाता है। तो प्रसिद्ध कवि है, शासक है, विद्वान है और विद्वानों को यह श्रेय भी देता है अपने दरबार में। देखिए इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इसकी प्रेम गाथाओं का इसमें वर्णन किया है। और हाल के दरबार में 2 प्रसिद्ध विद्वान शर्ववर्मन एवं गुणाढ़ निवास करते थे। तो गुणाढ़ थे, अभी बताया था कि गुणाढ़ ने वृहत कथा कोश की रचना की है। तो गुणाढ़ ने की है वृहत कथा कोश की रचना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल हो गया कंप्लीट। हाल के बाद में पढ़ते हैं हम गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का पुनरुद्धार, सातवाहन वंश का जो पुनरुद्धार करने वाला जाना जाता है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही जाना जाता है। क्योंकि इसने शकों से मालवा और काठियावाड़ को भी छीन लिया था। और नासिक जो अभिलेख है उसमें गौतमीपुत्र इसकी जो विजय है, इनकी विजय गाथाओं का वर्णन जो मिलता है वो हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। चलिए देखिए यह सातवाहन वंश का एक महान शासक था जिसको आगमन निलय यानी कि वेदों का आश्रयदाता और एक ब्राह्मण, आदि ब्राह्मण या आदित्य ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। तो ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसी को ही एक ब्राह्मण की उपाधि दी गई, आदित्य ब्राह्मण की उपाधि दी गई या वेदों का आश्रयदाता किसे कहा गया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही वेदों का आश्रयदाता कहा गया है। देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पितावाहन भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में है कि इसको त्रिसमुद्र तोय पितावाहन कहा गया है
बताया गया है। और जिसका जो अर्थ होता है वो होता है उसके जो घोड़े थे उसके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया है। इसके काल में वैदिक धर्म और वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापन का काल था। इनकी पुनर्स्थापन किया गया इसी के काल में, इसी के समय में वैदिक धर्म और वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया। शक शासक जो था नहपान था उसको पराजित किया और मालवा और काठियावाड़ को छीन लिया था उनसे। अब पढ़ते हैं वलिष्ठी पुत्र पुलवामी। बलिष्ठी पुत्र पुलवामी। देखिए गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है उसके बाद पिता गौतमीपुत्र शतकर्णी के बाद विशाल सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बनता है जो बलिष्ठी पुत्र पुलवामी है। इसीलिए बलिष्ठी नाम दिया गया है क्योंकि अपने पिता गौतमीपुत्र शतकर्णी के बाद में एक सबसे बड़ा बहुत अधिक विशाल साम्राज्य का जो स्वामी बनता है वो यही बनता है पुलवामी। इसने प्राकृत भाषा में कथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना। देखिए इसमें ये सही नहीं है। इसमें ये बलिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में नहीं है कथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती जो है वो हाल की रचना है जिसमें आ गया है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो इसको इग्नोर रखेंगे आप, ये जो सेकंड नंबर है आप इसको नहीं देखेंगे, इसलिए हम इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं। तो यहीं देखते हैं। देखिए सुदूर दक्षिण में अनेक स्थानों पर बलिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्के उपलब्ध हुए। उन पर दो मस्तूल मतलब दो पतवार वाले जहाज का चित्र अंकित है। तो इनके इसी के समय में 2 मस्तूल वाले जहाज के चित्र मिले सिक्कों पर, जिससे ये दर्शाया गया, जिससे ये पता लगा कि ये जो है जो समुद्र हैं, समुद्र के द्वारा भी अपना व्यापार करते थे या अपना, क्योंकि इनके जो सिक्के थे वो उन सिक्कों पर मछली, शंख, जहाज ये सब अंकित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यज्ञ श्री सातकर्णी। अब यज्ञ श्री सातकर्णी ये अंतिम शासक है। यज्ञ श्री सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है और इसके जो सिक्के थे, इनके जो सिक्के थे उन पर मछली और शंख ये भी थे। देखिए यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था और इसने पोटीन के सिक्के जारी किए थे। तो पोटीन के सिक्के, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में सातवाहन वंश में ही हमें शीशे के सिक्के का भी प्रचलन है, तांबे का भी है, चांदी का भी है और पोटीन के भी है। देखिए इनके सिक्के पर जल, मछली, जलयान के चित्र मिलते हैं और अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। तो यक्षश्री जो है वो अंतिम नहीं है, ये अंतिम शक्तिशाली शासक है, लेकिन जो अंतिम जो शासक है वो है पुलवामी चतुर्थ। अन्य तथ्य देखते हैं इनके बारे में कुछ। देखिए राजा की आय का मुख्य जो साधन है वह भूमि कर, नाम कर, नमक कर या न्याय शुल्क था। इस काल के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले और चांदी और तांबे के जो सिक्के थे उन्हें कर्षापण कहा गया और पोटीन के सिक्के भी इसी वंश के संबंधित हैं। देखिए ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर देने की जो प्रथा है इसका जो प्रारंभ हुआ था वो सातवाहनों ने ही किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वर्ण संकर प्रथा को रोकने के लिए वर्ण प्रथा को पुनः आरंभ किया और सातवाहन काल में बौद्धों के लिए अनेक चैत्य और विहार बनवाए गए।
देखिए हाँ, चलिए अब देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बारे में देखते हैं, इसमें ये ऊपर नीचे हो गया। देखिए वाकाटक वंश की जो स्थापना है वो 255 ईसा पूर्व के आसपास विंध्य शक्ति ने की थी। सातवाहनों के पतन के पश्चात उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, और जिससे पहले वो सातवाहनों के अधीनस्थ थे। तो क्योंकि जो वाकाटक वंश के जो विंध्य शक्ति है, जैसे इसने वाकाटक वंश की स्थापना की, और इसके जो पूर्वज थे वो सातवाहन वंशों के अधीनस्थ थे, सातवाहन वंशों में के अधीनस्थ थे। वाकाटकों का जो मूल निवास निवास स्थान है वो समतल बरार यानी कि विदर्भ था। और प्रवरसेन प्रथम यानी कि जो विंध्य शक्ति का पुत्र है प्रवरसेन प्रथम 275 ईस्वी में बरार का शासक बनता है, और वाकाटक वंश का वह एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम को वाकाटक वंश का वास्तविक शासक भी माना जाता है। जो वास्तविक शासक है वो प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। और प्रवरसेन ने एक प्रसिद्ध कृति सेतुबंध की रचना की है। तो ये वाकाटक वंश के बारे में रचना देखिए 255 के आसपास में जो स्थापना होती है वो विंध्य शक्ति के द्वारा की जाती है। इनके जो पूर्वज थे वो अधिकतर सातवाहनों के अधीनस्थ थे। इनका जो मूलतः जो निवास स्थान है वो विदर्भ इनकी बरार है। और प्रवरसेन प्रथम जो है वो विंध्य शक्ति का जो पुत्र है वो बरार का शासक बनता है उसके बाद, और वाकाटक वंश का वह एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। देखिए प्रवरसेन ने अपने 4 पुत्र, यहाँ से देखिए जब प्रवरसेन था तो यहाँ के बाद में उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में उन्होंने अपने उनको राज्य बांट दिए। लेकिन हमें जो पढ़ने को दिखता है, जिसकी जानकारी मिलती है वो केवल 2 पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, बाकी 2 के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रवरसेन ने अपने 4 पुत्रों में अपने राज्य को बांट दिया। उसने अपने बड़े पुत्र गौतमी पुत्र को प्रधान शाखा नंदीवर्धन जो नागपुर वाला क्षेत्र, तथा दूसरे पुत्र शर्वरसेन को वत्सगुल्म बरार वाला क्षेत्र यानी कि जिसे बाशिम शाखा कहते हैं का हिस्सा दिया। और अन्य 2 पुत्रों के जानकारी का अभाव है, यानी कि अन्य 2 पुत्र जो हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। देखिए प्रवरसेन का जो पुत्र है गौतमी पुत्र उसके शासनकाल के दौरान ही मर गया था। अतः प्रवरसेन प्रथम ने अपने पुत्र रुद्रसेन प्रथम को शासक बनाया। रुद्रसेन प्रथम गौतमी पुत्र तथा भारशिव राजकुमारी का पुत्र था, और यही रुद्रसेन प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त का समकालीन थे। देखिए पृथ्वीसेन रुद्रसेन के बाद वाकाटक वंश का राजा नियुक्त किया होता है। तो जो पृथ्वीसेन है वो रुद्रसेन के बाद में वाकाटक वंश का राजा नियुक्त किया जाता होता है। और इसका पुत्र उसके बाद में इसका जो पुत्र है रुद्रसेन द्वितीय था। किसका? पृथ्वीसेन। तो रुद्रसेन द्वितीय सॉरी इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय था, और जिसका विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य नहीं है क्योंकि मौर्य साम्राज्य तो पहले है, वो उसका पतन हो चुका है। तो अब चंद्रगुप्त साम्राज्य है। तो गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, इसके साथ में उसका शादी होती है, उसके साथ उसका विवाह होता है। देखिए पिता पृथ्वीसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश की गद्दी पर बैठा। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात वाकाटक राज्य का सारा भार रानी प्रभावती गुप्त पर आ गया, क्योंकि उस समय उसके जो दोनों पुत्र थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन वो दोनों अभी अल्पवयस्क थे, इसलिए जो पूरा जो शासन था वो संभालती थी वो प्रभावती गुप्त ही संभालती थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी, यानी कि जब उसे देखा कि चंद्रगुप्त ने देखा कि उसके जो प्रभावती के जो बेटे हैं वो भी अल्पवयस्क हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी की शासन में सहायता के लिए अपने कुछ वहाँ से कुछ जो विश्वास वाले जो मंत्री थे उनको वहाँ पर भेजा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री को शासन में सहायता के लिए अपने विश्वास पात्र और अनुभवी मित्र भेजे। प्रवरसेन द्वितीय ने 410 ईस्वी में प्रभु सत्ता हासिल की। इससे पहले वह अपने माता प्रभावती गुप्त के संरक्षण में शासक था। प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश का अंतिम महान राजा था। उसके बाद उसका जो राज्य है वो बाशिम शाखा के हरिशसेन के हाथों में चला गया। तो अब यहाँ से हरिशसेन के हाथों में चला गया था। देखिए, कलिंग के चेदी राजवंश। तो अब हम बात करेंगे कलिंग के चेदी राजवंश के बारे में। तो ये भी वाकाटक जो मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल से संबंधित है। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक ने भीषण युद्ध के बाद कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे, लेकिन जब सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया तो अब वो 5 प्रांत हो गए थे। तो कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। और इसका जो एक कलिंग का जो चेदी राजवंश है, इसका जो एक महत्वपूर्ण जो शासक है वो है खारवेल। और खारवेल के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यही है इसमें। चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ और यहाँ चेदी वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की। संभवतः महामेघवाहन चेदी राजवंश का संस्थापक था। तो महामेघवाहन जो था वो चेदी राजवंश का संस्थापक था। इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा है वो खारवेल था, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होती है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। खारवेल सातकर्णी का समकालीन था और उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर यानी कि पुरी जिले से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसी को हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है, जिससे खारवेल के बारे में, खारवेल के राज्यकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे कंटिन्यू रहेगी। इससे आगे हम टॉपिक जो भी होगा उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने प्राचीन इतिहास को यहाँ तक पूरा कर लिया है। तो मौर्योत्तर काल तक हम इसे कर चुके हैं। इसके बाद में अब हम मध्य एशिया से भारत के संपर्क, जिसमें हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, शक शासकों के बारे में, कुषाण शासकों के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें कुषाण शासकों में एक विम कडफिसिस एक महत्वपूर्ण राजा हैं, उसके बारे में, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर हम गुप्त साम्राज्य पर चर्चा करेंगे।